आज क्लास 8 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। इसका टाइटल है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली क्लास 8 में है, 6th में एंशिएंट, 7th में मिडीवल और 8th में मॉडर्न हिस्ट्री, इंग्लिश टाइम पीरियड। तो एक टाइम था जब हिस्ट्री सिर्फ डेट की स्टडी थी, सिर्फ डेट्स के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा जाता था। और आज भी ये इम्पोर्टेंट है कि किस राजा ने कब युद्ध लड़ा, कब उसका सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब उसको सिंहासन पर बैठाला गया, या कब उसकी शादी हुई, ठीक है, कब उसके बच्चा हुआ। ये सारी डेट्स जो है इम्पोर्टेंट होती है, अभी भी है। हालांकि दरअसल इतिहास उन परिवर्तनों का अध्ययन है जो समय के साथ हुआ, और पास्ट और प्रेजेंट में क्या घटित हुआ इसकी तुलना भी है इतिहास। क्योंकि जो पास्ट में घटित हुआ उसकी हम प्रेजेंट से तुलना करके आगे अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हमें अपने आप को आगे मूव करना है। तो और दोनों की तुलना कर पाते हैं तो हमें कौन बेहतर है या क्या गलतियां हमने पास्ट में की ये भी हमें पता चल जाता है। हालांकि हम दैनिक जीवन में अपने इतिहास के प्रश्न नहीं उठाते। दैनिक जीवन में जनरली हम हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं उठाते आमतौर पर। तो हमें लगता है कि ये तो दुनिया सदा से ऐसी ही रही होगी, है ना, जैसे चल रहा है। पर वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी, हमने क्रमशः सीखी सारी चीजें। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, बाई चांस या किसी भी अन्य घटना से प्रेरित होकर हम कभी कभी इतिहास के प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे कब आई, पहली बार किसने खेती की, ये प्रश्न, ये चाय पहली बार किसने बनाई। तो ये सारी चीजें कभी कभार प्रसंगवश हम जरूर पूछ लेते हैं, और ये भी दरअसल इतिहास का ही एक भाग है। अब ये सारे प्रश्न हमें उस समय की याद दिलाते हैं, पर ये ठीक ठीक डेट्स के बारे में नहीं कह सकते हम। जैसे पहली बार चाय किसने बनाया हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये धीमे धीमे बना होगा, किसी ने पहली बार पत्तियों को चुना होगा, है ना, इसीलिए। दूसरी बात, पहली बार खेती किसने की, एग्जैक्ट रोटी किसने बनाई पहली बार, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्रमिक है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। और ये एक दिन दो दिन में नहीं होता, बल्कि कई सालों, सैकड़ों, हजारों सालों के विकास के फलस्वरूप होता है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो एक दिन में नहीं बना लिया, क्रमशः उन्होंने धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप, है ना, भारत को गुलामी के पंजे में जकड़ा। अब इतिहास डेट्स की लंबी श्रृंखला होती है, और जैसे कब कब किस राजा का राज्यारोहण हुआ था, है ना, उसने कब लड़ाई जीती थी, ये सारी चीजें जो है डेट्स के रूप में होती हैं। और यही कारण है कि इतिहास में डेट्स इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कई राजाओं ने सिंहासन पर बैठे हों। तो कैसे हम दोनों को या उनको अलग करेंगे डेट्स के आधार पर, कि कौन पहले था, अशोक भी बैठा, कोई दूसरा राजा भी बैठा, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है कि जो पहले होगा उसका डेट्स ओल्ड होगी। तो इस तरह से अब इतिहासकार अन्य विषयों पर भी लिखने लगे हैं, है ना। पहले डेट्स के बारे में, आजकल क्या, जैसे कि आम जनता का काम धंधा क्या होता है ना, क्या उपजाते थे, क्या खाते थे, शहरों का विकास कैसे हुआ, बाजार का विकास कैसे हुआ, कैसे राज्य बने, और कैसे नए विचार फैले, कैसे कल्चर आए नए नए एक दूसरे के संपर्क में, और कैसे समाज का विकास हुआ। तो ये सारी चीजें भी इतिहास में अब हम पढ़ने लगे हैं। पहले, है ना, शायद डेट्स और राजाओं की जीवन घटनाएं ही मेन उसका फोकस हुआ करती थी। अब अब हम किस आधार पर ये चुनते हैं कि डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो और किस आधार पर हम ये पास्ट की कहानी बनाते हैं या बुनते हैं, ठीक है। डेट्स अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, पर जब वो किसी घटना से जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो उनका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम अपने अध्ययन को फोकस किसी और घटना पर केंद्रित करें तो शायद वो डेट्स बदल जाएंगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या किया, सभी गवर्नर जनरलों की लाइफ का अध्ययन किया, है ना, उनके शासनकाल का अध्ययन किया, तो उसको उस हिसाब से उन्होंने टाइम डेट्स बनाई। ठीक है, लेकिन अगर एक भारतीय चाहे कि भारतीय इतिहास करे, अब आम जनता भारतीय पढ़ना चाहे, तो हो सकता है वो गवर्नर जनरल के लाइफ का इतिहास ना पढ़ना चाहे, तो उसके लिए प्राथमिकताएं दूसरी होंगी, तो फिर डेट्स भी दूसरी बदल जाएंगी। तो ये होता है। अब जैसे मान लीजिए वारेन हेस्टिंग से शुरू होकर लॉर्ड माउंटबेटन से तक, तो ये जो है सभी अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए हैं। तो चूंकि उनका गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण थे, उनका कार्यकाल था, उनका शासन था, इसीलिए उनके जीवन में जो घटनाएं हुई उन्हीं को कार्यकाल को क्रम से सजाया गया और उसी को हाईलाइट करके पढ़ा जाता है। और उनकी घटनाएं, उनके जीवन की, उनकी नीतियां, किस तरह से वो प्लान बनाते थे, ठीक है,
इसके अलावा उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या रही हैं। तो ये सारी चीजों को डेट में क्रम वाइज दिया गया और उसको हम स्टडी करते हैं। और इसी आधार पर भिन्न चैप्टर बनाए गए, जैसे हायर क्लासेस में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जीवन के लिए एक अलग चैप्टर बना है ना, मिंटो का अलग बना, इस तरह से। अब इस समय काल की हिस्ट्री को इस समय जो हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी ब्रिटिश काल में जो हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो उनके आधार पर लिखा गया है। लेकिन हो सकता है कि भारतीय समाज अगर इतिहास लिखे या जो लिख रहा है उसमें उन घटनाओं को महत्व न दे जो अंग्रेजों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इसीलिए डेट्स भी बदलेंगी। जब घटनाएं चूंकि डेट से जुड़ी हुई, तो अगर इन्हीं घटनाओं को का महत्व बदलता है तो फिर डेट्स भी बदलेंगी। तो ये होता है इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं, हम इतिहास लिखते हैं तो उसे एक क्रम देते हैं, ठीक है। कोई भी हम मतलब इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो उसे एक क्रम देने की कोशिश करता है, इसे चैप्टर्स में बांटा जाता है, ठीक है। पहले अपने विषय पर फोकस केंद्रित करते हैं, गवर्नर जनरल की कहानियों के बारे में, भारतीय आम या खास लोग जो हैं, है ना, उनके बारे में। तो ये इतिहास एक तरह से इस तरह से मतलब इतिहास का एक क्रम सजाया जाता है कि कैसे इतिहास का अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, आम नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं होती। मान लीजिए हम सिर्फ शासक के जीवन के बारे में लिखते हैं, चाहे आधुनिक काल में अंग्रेज गवर्नर जनरल या अंग्रेज शासकों के बारे में, या फिर प्राचीन काल में राजाओं के बारे में, मध्यकाल में बादशाहों के बारे में। अगर हम सिर्फ उनके जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं तो उन्हीं की जीवन से जुड़ी घटनाएं महत्वपूर्ण होंगी, आम जनता की उपेक्षा हो जाएगी। लेकिन अब इतिहासकार आम जनता की चीजों को भी पढ़ने और पढ़ाने का, डेट्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कि इतिहास लिखने और पढ़ने का एक नया तरीका है ये, और शायद ज्यादा न्याय संगत है, क्योंकि सभी का लाइफ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ राजाओं का नहीं। तो डेट्स का महत्व भी इस तरह से बदलता जाता है, और नई डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और हो ही रही हैं, है ना। जिन डेट्स का पहले, जिन तारीखों का पहले उपेक्षा की गई थी, जिनको महत्व नहीं मिला था, उनको भी महत्व मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। तभी इतिहास का समग्र रूप में अध्ययन होगा, नहीं तो एक तरफा अध्ययन होगा, ये सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों का, है ना। अब समय में इतिहास को बांटा गया है, आपकी बुक में समय में पीरियडाइजेशन किया गया, इतिहास को बांटा गया है। तो 1857 में 1817 में जो है, एक स्कॉटलैंड का विद्वान था जिसका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने एक बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उस बुक को उन्हें पब्लिश किया, तो उसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। तो यह विभाजन महत्वपूर्ण तो है, किंतु न्याय संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि किसी भी समय के इतिहास को आप धार्मिक आधार पर नहीं बांट सकते, ठीक है। तो ये समस्या से मुक्त नहीं है। हालांकि महत्वपूर्ण मान लेता, मिल का जो है वर्गीकरण अभी भी पढ़ा जाता है, मिल का जो पीरियडाइजेशन है इतिहास का, उसको पढ़ा जाता है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसका जो क्राइटेरिया जो उन्होंने लिए थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, है ना, और अंग्रेज, तो धार्मिक आधार पर बांटना सही नहीं था। अब हम इतिहास को विभिन्न पीरियड में इसलिए बांटते हैं क्योंकि एक समय में कि सभी महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बातों का हम कलेक्शन एक जगह कर लेते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं। इसलिए हम उनको टाइम पीरियड में बांटते हैं, और अलग अलग पीरियड में होने वाले घटनाओं को अलग अलग तरीके से हम विश्लेषण करके अध्ययन अध्यापन करते हैं। अब इतिहास की किताबें जो है, इनमें गवर्नर जनरल के कार्य का बखान करती हैं। इतिहास की किताबें अंग्रेज टाइम पीरियड का जो है, गवर्नर जनरल जो है, उनके जीवन काल में जो उन्हीं की जीवनियां, उनको महिमामंडित करती हैं। उनके चित्रों को बहुत शक्तिशाली तरीके से पेश किया जाता है, जैसे वो एक शक्तिशाली आदमी होते थे भी, हालांकि प्रशासन में उनकी पकड़ थी, लेकिन आम जनता और अन्य समाज के वर्गों की उपेक्षा की गई थी अध्ययन में, इतिहास के अध्ययन में। मिल का ये भी सोचना था कि एशिया के लोग जो हैं असभ्य हैं, सिविलाइज नहीं है, और यूरोपियंस की तुलना में, है ना, दे आर नॉट सिविलाइज। और क्या, अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत में चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, जो शासक थे वो निरंकुश थे, डेस्पोटिक थे, मतलब उनको किसी भी तरह का कोई कंट्रोल वो अपने को नहीं करते थे। जनता के लिए उनका कोई सेकेंडरी थी, जनता के हित जो उनके मन में आता था वही उनका निर्णय होता था, कोई संविधान नहीं था। हालांकि ये बात सही है, लेकिन भारत में कुछ प्रतापी और नामी और न्यायपूर्ण राजा भी हुए हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। फिर भी मिल कहता था कि सभी डेस्पोट थे, निरंकुश शासक जो थे। और
इसके पहले धार्मिक असहिष्णुता, इंटॉलरेंस था भारत में। जब से अंग्रेज आए तो उसके पहले जातियों की वर्जनाएं, टैबूज थी, यानी जातियों का विभाजन था और एक दूसरे को छूना न छूना, ये सारी चीजें। इसके अलावा अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा प्रचलित थे, ऐसा जेम्स मिल अपनी बुक में कहते हैं। इसके अलावा मिल ये भी मानते थे कि केवल ब्रिटिश लोग ही भारतीय राज्यों, भारतीय लोगों को सभ्य बना सकते हैं, है ना। ये सिविलाइजिंग मिशन के नाम से आप पढ़ते हैं, लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, उनका ये मानना था, हालांकि ये मानना सही नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि भारतीयों को सभ्य बनाने, यानी एशियन लोगों को सभ्य बनाने का काम अंग्रेजों को सौंपा गया है ना। ये व्हाइट मैंस बर्डन कहते थे वो, मतलब व्हाइट मैंस को भगवान ने भेजा है कि आप ब्लैक्स को, हमें ब्लैक्स कहते थे वो, उनको सभ्य बनाने का काम आप करें, है ना। तो उनको लगता था कि भारत के लिए ब्रिटिश कानून, भारत के लिए ब्रिटिश कलाएं, ब्रिटिश का तौर तरीका, उनकी बनाई हुई संस्थाएं, स्कूल कॉलेज वगैरह, है ना, कानून की संस्थाएं जो है, यही लाना जरूरी है, और तभी भारतीयों का विकास होगा और वो सभ्य बनेंगे। अंग्रेजों को पूरे भारत की जीत अंग्रेजों को पूरे भारत को जीत लेना चाहिए और जागृति और खुशहाली लाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अगर नहीं रहेंगे, मिल का ऐसा कहना था, तो भारतीयों में जो है विकास नहीं होगा, वो असभ्य रहेंगे और खुशहाल भी नहीं हो पाएंगे। तो अब इस विचार में ब्रिटिश शासन को सर्वशक्तिमान माना गया। अब क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो ब्रिटिश लोगों ने अपने शासन पद्धति को सर्वशक्तिमान माना और उन्नति और सभ्यता के लिए उसको जरूरी माना, और ये भी माना कि इसके पहले का जो शासन का टाइम था वो अंधकारमय था, वहां कोई उन्नति नहीं थी। अब इतिहास को हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। मिल ने जो अपना वर्गीकरण किया है, पीरियडाइजेशन किया है, डिवाइड किया है इसको, टाइम पीरियड को, वो धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो सभी धर्म फल फूल रहे थे, तो किसी एक धर्म के आधार पर हम कैसे उस समय का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा कई धर्मों के शासक थे, है ना। उस समय ऐसा तो नहीं कि एक खास धर्म, एक ही धर्म का शासक रहा हो, मान लीजिए उन्होंने हिंदू धर्म टाइम जब दिया, उस समय कई और धर्मों के शासक थे, हिंदू धर्म में भी कई ब्रांचेस थी, है ना, सब ब्रांचेस थी। तो इस तरह से सिर्फ हिंदू धर्म थोड़ी था, उस समय दूसरे धर्म भी फल फूल रहे थे, तो सिर्फ हिंदू धर्म के आधार पर उनका नामकरण सही नहीं है। अब भारतीय इतिहास का एक अन्य विभाजन आता है हमारे सामने, जो कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से। यह पश्चिम प्रेरित विचार से है, यानी कि भारतीयों में एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड में जो विभाजित किया गया है ना। लेकिन इसके साथ भी समस्याएं, जैसे मॉडर्न पीरियड कहना, तो मॉडर्न पीरियड कहते हैं इंग्लिश लोग, यानी कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड तब शुरू होता है जब उनका भारत में आगमन हुआ। लेकिन क्या इसके पहले भारत में कुछ आधुनिकता नहीं थी, नए विचार नहीं थे, साइंस नहीं था। इसका मतलब है वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि उनके आने का, उनके विचारों का, उनके साहित्य का, उनके प्रसार की वजह से आधुनिकता आई। तो ये भी वर्गीकरण न्याय संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पश्चिम प्रेरित था, है ना। उनका कहना था कि विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, लिबर्टी और समानता, ये सब तब अस्तित्व में आए जब मॉडर्न टाइम आया, यानी कि अंग्रेजों का आना हुआ, है ना। ये इनमें से कुछ मूल्य प्राचीन भारत में भी देखे जाते रहे हैं, भले उस बड़े पैमाने पे ना रहे हों, है ना, अघोषित रूप से चलते रहे हैं। अब मेडिवियल, मध्यकाल में भी जो है, ये सभी विचार नहीं थे। ये सभी विचार मध्यकाल में, इनमें से कुछ विचार मध्यकाल में भी रहे होंगे, सभी विचार भले ना रहे हों, लेकिन कुछ विचार तो रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब समय पीरियड में स्थितियां खराब ही रही, खराब ही शासक रहे, अच्छे भी रहे हैं, तो कुछ अच्छे मूल्य भी रहे होंगे। बहरहाल अंग्रेजों का ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय वगैरह है, कुछ राजा तो अपने न्याय के लिए कई व्यवस्थाएं किए हुए थे ताकि जनता को न्याय दे सकें। अब वो व्यवहारिक रूप में कितनी सही थी अलग बात है, लेकिन थी तो हम ये नहीं कह सकते कि उस समय बिल्कुल ही अराजकता थी। इसलिए इस वर्गीकरण को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। और अब एक शब्द आया है हमारी बुक में, हमारे चैप्टर में, कॉलोनियल। अब कॉलोनियल क्या होता है? तो हमारे यहाँ ब्रिटिश लोगों ने रूल किया, है ना, और अपना राज्य स्थापित किया, लोकल नवाबों और राजाओं को अपने अधीन किया, ठीक है, समाज की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में लिया, राजस्व खुद इकट्ठा करते थे, वो हमारे कच्चे माल को सस्ते में खरीदते थे और महंगी दर पर बेचते थे। मनमानी फसलें, जो व्यापारिक फसलें जो उनको इंग्लैंड में जरूरत है, जैसे कॉटन वगैरह हुआ, है ना, और इंडिगो वगैरह, इनको उगाने के लिए किसानों को मजबूर करते थे। साथ ही लोगों के मूल्यों को, यानी कि वैल्यू सिस्टम को भी प्रभावित किया, लोगों का टेस्ट जो है ना, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक का, ठीक है, रीति रिवाजों में, इन सारी चीजों में परिवर्तन लाया।
और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन किए। तो जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश को अपने अधीन कर लेता है और वहाँ के साधनों का उपयोग, है ना, प्राकृतिक साधनों का उपयोग अपने उन्नति के लिए करता है, वहाँ के लोगों का शोषण करता है, तो इस तरह की व्यवस्था को हम कॉलोनियल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ब्रिटिश ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था, तो ये एक प्रकार का शोषण ही है, ठीक है। और कॉलोनियल समय काफी देशों, उस समय एशिया के कई और देश, अफ्रीका और एशिया कई देशों को यूरोप की विभिन्न ताकतों ने अपने आप के अंडर में किया और उनको शोषण किया। अब प्रशासन में रिकॉर्ड की जरूरत है, क्योंकि हमारे चैप्टर में टॉपिक्स सब टॉपिक्स बदलते रहे, इसी हिसाब से हम भी बदल रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? लिखित जो सबूत है उनको रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है ना, दस्तावेज जो है। तो ब्रिटिश क्या करते थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड को अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज मानते थे। तो कहते थे कि इनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, भविष्य के लिए रख लेना चाहिए। तो हर नीति, अपने जो निर्देश अपने सब ऑर्डिनेट्स को भेजते थे। कोई योजना जो है, कोई निर्णय जो है, दो लोगों के बीच में कोई समझौता हुआ, जांच पड़ताल की रिपोर्ट हुई, तो इनको वो लिखित रूप में रखते थे, उसको संरक्षित रखते थे, ताकि आगे जब भी इनको जरूरत पड़े किसी अन्य केस के संदर्भ में, किसी चीजों के लिए, तो उनको दिया जा सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट था कि प्रशासन में रिकॉर्ड की जरूरत। इसमें मेमोज हैं, नोट्स जो भेजते थे, रिपोर्ट्स हैं, ये सारी लिखवाई गई, लिखने की परंपरा का आरंभ किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये सभी महत्वपूर्ण कागजात सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखे जाने चाहिए। तो इसके लिए रूम्स बनवाया गया, ऑफिस से एडजेसेंट, यानी बिल्कुल ऑफिस से लगे हुए रूम बनाए जाते थे। इसके अलावा विलेज में तहसीलदार के ऑफिस में, है ना, जिले में कलेक्टर के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में कमिश्नर, तो ये सारी चीजें जो है सुरक्षित रखी जाती थी, या आर्काइव और म्यूजियम्स में भी पुरानी चीजें, रिकॉर्ड्स वगैरह ये रखे गए। एक अब क्या होता था, एक अधिकारी से, एक नेता से दूसरे नेता को जो लेटर्स लिखे जाते थे या कोई ऑर्डर होते थे, है ना, उनको भी सुरक्षित रखा गया, ताकि भविष्य में उसका अध्ययन किया जा सके, संदर्भ के लिए उसका प्रयोग किया जा सके, किसी दूसरी निर्णय को लेने के लिए उसके पॉइंट्स को। तो ये उस समय की एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब 19th सेंचुरी में इन कागजों की, दस्तावेजों की कॉपियां की जाती थी, जो कि ताकि इनको आगे भी रखा जा सके। इनकी कई कॉपीज बनाई जाती थी, है ना। पहले तो कैलीग्राफिस्ट जो है अपने हाथ से लिखते थे। कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जो कि सुंदर अक्षरों को लिख पाते हैं, तो उनको ये काम दिया जाता था जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था। बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो ये काम आसान हो गया, और फिर प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सारे रिकॉर्ड्स को लिखा जाता था और संरक्षित किया जाता था। अब आता है एक सर्वे। सर्वे का क्या महत्व था? तो ब्रिटिश के शासनकाल में सर्वे बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। ये हमारे देश को ब्रिटिशर्स का मानना था कि हमारे देश को भली बात जानने के लिए, अच्छी तरह शासन करने के लिए सर्वे बहुत जरूरी है, ताकि शासन आसानी से हो सके। सर्वे से वो कुछ रिजल्ट निकालते थे। तो 19वीं सदी के आरंभ में बहुत बड़े बड़े सर्वे कराए उन्होंने। जैसे गांव के राजस्व के लिए सर्वे कराए, लोकल हिस्ट्री जानने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री से फिर इंस्पायर होके आगे, है ना, स्टडी करने के लिए। इसके अलावा भूमि की बनावट कैसी है, मिट्टी कैसी, किस प्रकार की है, कौन कौन से यहाँ पर प्राणी मिलते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां, कौन कौन से पौधे होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, ये सारे के सर्वे करा के इसका रिकॉर्ड बाकायदा रखते थे, ताकि आगे उनको शासन चलाने में आसानी हो। अब 19वीं शताब्दी के अंत में जनगणना भी, सेंसस भी होने लगी। तो हर 10 वर्ष के बाद लोगों की संख्या, उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है ना, ये सारी चीजों की गणना ब्रिटिशर्स करवाया करते थे, इसका रिकॉर्ड रखते थे। इसके अलावा अन्य प्रकार की, तो क्या लोगों की गणना, इसके अलावा अन्य प्रकार के सर्वेज भी कराए जाते हैं। जैसे कौन कौन से प्राणी मिलते हैं इंडिया में, किस इलाके में कौन कौन से पौधे मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाते थे पुरानी चीजों का, जैसे हिस्टोरिकल चीजों का, या कोई चीजें मिले तो। इसके अलावा मानव शास्त्र के से जुड़े हुए, यानी मानव की स्टडी, उसकी संस्कृति और समाज से जुड़ी हुई, उसको मानव शास्त्र एक विषय होता है। तो इनके सर्वे भी अंग्रेज करवाया करते थे, उसका रिकॉर्ड रखते थे। अब एक पॉइंट और आता है सब टॉपिक में कि अधिकारियों और सरकारी रिकॉर्ड में इनका वर्णन नहीं है। तो जो इनके सरकारी रिकॉर्ड्स मिलते हैं अंग्रेजों के, इनमें आम जनता के दृष्टिकोण से कोई ही बातें नहीं होती थी। दो अधिकारियों के बीच में जो पत्र व्यवहार है, या कोई उनका निर्देश है, ऑर्डर है ना, डायरेक्शन है, तो ये उन्हीं के लेवल पर रहता था। आम जनता का के बारे में इसमें कुछ इंटरेस्टिंग इसमें नहीं होता था, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीजों को देखा करते थे, ठीक है।
तो अब हम आम जनता का या बाकी लोगों का जो उपेक्षित रह गए थे ब्रिटिश अधिकारियों एडमिनिस्ट्रेटर्स की ने उनको अपने अध्ययन के जिक्र से बाहर रखा था, तो उनका कैसे अध्ययन करेंगे? तो उनके लिए क्या होता था, आम लोगों की, जैसे मान लीजिए कोई डायरी लिखता है, कोई तीर्थ यात्री में अपना विवरण लिखता है, अन्य कोई व्यक्ति आत्मकथा लिखता है, तो इनमें उस समय के लोगों का, आम जनता का जिक्र मिलता है। या लोकल बाजार में जो बुकलेट, छोटी छोटी बुक्स मिलती थी, उनमें भी आम लोगों का जिक्र मिलता है, उनके बारे में, उनका लाइफ कैसे था, क्या, ये सारी चीजें। इसके बाद प्रेस की जब खोज हुई, तो अखबार में भी लीडर्स लिखते थे, सोशल रिफॉर्मर्स लिखते थे, कवि, उपन्यासकार, लेखक आदि जो लिखते थे, उनके विचार भी आम जनता के बारे में भी हुआ करते थे, वो भी उसका एक विवरण या लेखा जोखा हमें देते हैं। हालांकि ये अखबार वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित था। आम जनता, आदिवासियों, किसानों, माइंस में काम करने वाले मजदूरों इत्यादि के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। थैंक यू।